Hello dear students, welcome back to my class Pearls of Wisdom. So today in this session I am going to explain you the topic related to literary devices. Actually from many days, in fact from many months, I am having the request of this topic. Students are again and again sending me message to explain this topic. So finally I have decided to explain you this topic, to teach you this topic. Okay, so let's start literary devices. Literary device is actually a technique that a writer uses to convey his message in a more elaborated way, to produce a special effect to his or her writing. Okay, literary device क्या होता है? कोई भी राइटर अपनी राइटिंग को बिल्कुल सिंपल तरीके से ना लिख करके कुछ थोड़ा सा उत्कृष्ट तरीके से लिखता है, जिससे कि उसमें अपनी राइटिंग में कुछ थोड़ा सा इफ़ेक्ट ला सके, कुछ म्यूज़िकल इफ़ेक्ट या किसी और तरीके का इफ़ेक्ट ला सके, जिससे कि उसकी जो राइटिंग है और ज़्यादा खूबसूरत लगे. यू कैन रिलेट इट विद अलंकार. जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं अलंकार, तो अलंकार या और भी जो हमारी काव्यगत विशेषताएं होती हैं, तो हिंदी में भी जो राइटर्स हैं या कवि हैं अपनी राइटिंग को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए विभिन्न अलंकारों का यूज़ करते हैं और भी काव्यगत विशेषताएं उनका यूज़ करते हैं. ठीक वही काम है लिटरेरी डिवाइसेस का इंग्लिश में. ओके, so there are actually hundreds of literary devices and it is not possible to explain all the literary devices at once. So I have taken only some important literary devices which you can find commonly in different kinds of English literature work. If you wish to learn different kinds of literary devices, you can message me in the comment box below. I'll try to make another videos also on the same topic. So let's start with some common literary devices that you find in your English books. So the first one is simile. What is simile? A simile is a comparison between two objects of different kinds which have at least one point in common. It draws a resemblance with the words like, as, like and so. So what is a simile? A simile is a comparison. यानी कि simile एक अपने आप में comparison है दो बिल्कुल अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स के बीच में. यानी कि दो ऑब्जेक्ट जिनका आपस में कोई भी मेल नहीं है. वो ऑब्जेक्ट में कोई भी हो सकता है, मनुष्य भी हो दो मनुष्य भी हो सकते हैं, या एक मनुष्य और एक एनिमल हो सकता है, या फिर कोई एक मनुष्य एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. कहने का सेंस ये है कि वो जो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स या पर्सन्स होंगे, उनका आपस में किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है. ठीक है. So a simile is a comparison between two objects of different kinds. तो उन दो different kinds के ऑब्जेक्ट के बीच में एक comparison होता है, लेकिन उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एक पॉइंट होता है जो कॉमन होता है. वो कुछ भी हो सकता है, वो उसकी क्वालिटी भी हो सकती है या कुछ और भी, लेकिन कोई एक चीज़ होती है जो उन दोनों के बीच में कॉमन होती है. और ये जो पहचान है, ये जो कंपैरिजन है, ठीक है, इट ड्रॉज अ रिजेम्बलेंस विद अ वर्ड लाइक, एज, लाइक, सो. यहाँ पर यानी सिमिली में तीन वर्ड्स यूज़ होते हैं, एज, लाइक एंड सो. ठीक है, जो एक्चुअली इन कंपैरिजन की, इन क्वालिटीज़ की पहचान कराता है कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि दोनों डिफरेंट काइंड्स हैं, फिर भी इन दोनों में कोई एक क्वालिटी है जो कि एक कॉमन है. एग्जाम्पल इज एज ब्रेव एज अ लाइन. ऋतिक इज एज ब्रेव एज अ लाइन. तो यहाँ पर हम देखते हैं ऋतिक जो कि एक ह्यूमन बीइंग है, ओके, लाइन जो कि एक एनिमल है. इन दोनों में आपस में किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है और दूसरा एनिमल है.
लेकिन एक कॉमन क्वालिटी है जिसको लेकर के इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और वो है उनकी ब्रेवरी। ओके, ऋतिक इज एज ब्रेव एज अ लाइन। ऋतिक उतना ही बहादुर है जितना कि एक लाइन होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ब्रेव, यानी कि जो उनकी ब्रेवरी, जो उनकी क्वालिटी है, वो उन दोनों में कॉमन है। ठीक है, और इस कॉमन क्वालिटी को किसने शो किया इन दोनों के बीच में? ये जो वर्ड है एज। ठीक है, सो सिमिली इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। you will actually find these three words either as or like or so। इन 3 वर्ड्स में से कोई ना कोई एक वर्ड ज़रूर आता है सिमिली में। ठीक है, तो सिमिली को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। सेकेंड एग्जाम्पल इज द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। मून उसी तरह से बिल्कुल ब्रोकन हो गया जैसे कि मिरर चकनाचूर हो जाता है। ठीक है, ना मून एंड मिरर बोथ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एक यूनिवर्सल बॉडी है और एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन उसका कंपैरिजन किया गया है वर्ड यानी कि ब्रोकन। दोनों में एक क्वालिटी की सेम दिखाई गई है, ब्रोकन। यानी मून ब्रेक नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे कि पोम में एक लाइन दी गई है, तो दिस लाइन इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम द पोम द ट्रीज that has been given in class 10th book first slide। तो द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, यानी कि जो मून है वो एक्चुअली में पेड़ों के पीछे छुप गया है। तो पेड़ों की जो शाखाएं हैं उनके बीच में से जो मून दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली वो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि वो टूट गया है, यानी कि वो उस पर स्क्रैचेस पड़ गए हैं या चकनाचूर हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक मिरर होता है। ठीक है, सो इट इज़ कंपेयर्ड विद द वर्ड मीन्स कॉमन क्वालिटी हैज़ बीन शोन इज़ द ब्रोकन, और इसको वर्ड लाइक से जो रिजेम्बलेंस है वो लाइक से हम लेकर आए हैं। इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। द नाइट इज एज ब्लैक अ ब्लैक स्टोन। ओके, नेक्स्ट वन इज मेटाफॉर। मेटाफॉर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। It is used to make a comparison between two objects of different kinds but do have something in common. The words of resemblance as, like or so are not used here. So metaphor is an implied simile. Implied simile का मीनिंग क्या हुआ कि suggested but not directly expressed. Somewhere it is a kind of simile, but directly ये नहीं बताया जा रहा है कि ये simile है, because in metaphor also there is a comparison between two objects of different kinds। ठीक है, metaphor में भी comparison होता है दो अलग अलग objects का, और इसमें simile की तरह उन comparison को show करने के लिए as, like और so words नहीं यूज़ किए जाते हैं। In short, मेटाफोर में एक्चुअली क्या होता है कि जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन नहीं होता है, उन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक ही मान लिया जाता है। ओके, ये सिमिली और मेटाफोर के बीच में एक मेन पहचान है कि जो सिमिली होती है उसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में एक कंपैरिजन होता है, जबकि मेटाफर जो होता है उसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक ही मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट। द पोइट हैज़ नॉट यूज्ड हियर और द पोइट हैज़ नॉट रिटन अ लाइन लाइक द कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट, है ना। द कैमल इज, अगर यहाँ पर ये लाइन होती द कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट, तो ये होता हमारा सिमिली। बट हियर द कैमल हैज़ बीन assumed okay as a ship. The poet is not saying it is like a ship, but it is directly saying that it is a ship. okay, तो उन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक ही मान लिया गया है। ठीक है, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं। ये नहीं बोला जा रहा है कि कालिदास इज़ लाइक द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास
शेक्सपियर की तरह हैं, ये नहीं बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं, है ना। यानी कि दो अलग अलग व्यक्तियों को एक ही मान लिया गया है। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आइज। द पेपर सीमिंग बॉय यानी कि वो दुबला पतला सा जो लड़का है, थिन एंड वीक बॉय, is having eyes like rats. ओके, तो having eyes like rats वर्ड यूज़ ना करके having rats eyes. ओके, तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ? मेटाफर. ओके, तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि सिमिली और मेटाफर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, उन्हें कैसे पहचानें। तो सबसे सिंपल पहचान तो यही है कि जो सिमिली होती है उसमें एस, लाइक एंड सो वर्ड का यूज़ होता है, जबकि मेटाफर में एस, लाइक, सो वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इज़ लाइक अ स्टेज, द वर्ड इज़ अ स्टेज। ठीक है, तो द वर्ड इज़ लाइक अ स्टेज इज़ अ सिमिली एंड द वर्ड इज़ अ स्टेज इज़ अ मेटाफर। सेकेंड पहचान, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि in simile two objects are compared on the basis of quality. Okay, in simile two different objects are compared on the basis of quality, while in metaphor both the objects are assumed as one. उनको एक ही मान लिया जाता है। राणा प्रताप fought like a lion. राणा प्रताप was a lion in the battle. ओके, तो राणा प्रताप फॉट लाइक अ लाइन, ठीक है, लेकिन सेकेंड लाइन में राणा प्रताप को लाइन मान लिया गया। ठीक है, सो दिस इज मेटाफर। लेट्स प्रोसीड अहेड। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस कम्स पर्सोनिफिकेशन, वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज और एनिमल्स आर गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। यानी कि लाइफलेस जो थिंग्स होती हैं उनको इस तरह से मानकर बात की जाती है जैसे कि उनके अंदर जीवन आ गया हो, जैसे कि वो कोई जीवित प्राणी हो, है ना। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज हैविंग लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर हमारे दरवाजे पर सिर्फ एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। तो अवसर, अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ ओनली एन आइडिया, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, है ना। और वो जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, हम उसको ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो कोई ज़िंदा मनुष्य हो, है ना। अपॉर्चुनिटी कोई इंसान तो है नहीं जो हमारे दरवाजे पर नॉक करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, अपॉर्चुनिटी को हमने क्या कर दिया गया, उसके अंदर मानव की क्वालिटीज आइडेंटिफिकेशन होगा। ओके, द ट्रीज इन साइट आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ट्रीज जो हैं वो घर से बाहर निकल जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो ट्रीज यहाँ पर क्या है, ट्रीज इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन उनके अंदर ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ दे दी गई हैं और बताया जा रहा है कि वो बाहर निकल कर के, दरवाजे से बाहर निकल कर फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। एंग्जाइटी वॉज सिटिंग ऑन हर फेस, लव इज़ ब्लाइंड। ओके, सो वी कैन नोटिस that in all these abstract ideas and objects we have given human qualities. So such kind of poetic device is called personification. Next comes apostrophe. Apostrophe, it is also somewhere like personification, but there is a difference. An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or a personified object. Okay, an apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object. See, personification में क्या होता है, हम lifeless things के अंदर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को डाल देते हैं। उन यानी कि जो लाइफलेस थिंग्स हैं उनके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो कोई जीवित प्राणी हो। लेकिन एपोस्ट्रोफे में हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली लाइफलेस
थिंग्स जो हैं उनको जीवित मानकर उनको पुकारते हैं, उनको बुलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओ डेथ कम सून, ओ पेन गो अवे, ठीक है। तो पेन हो गया, डेथ हो गया, ये कोई ह्यूमन बींग्स तो नहीं है, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे भाव हैं, ये विचार हैं। ओके, दीज आर ओनली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, वी कैन नॉट सी दैम बट वी आर कॉलिंग दैम लाइक ह्यूमन बींग्स, एज वी आर कॉलिंग एनी ह्यूमन बींग, है ना। डेथ को बोल रहे हैं ओ डेथ कम सून, है ना। तो डेथ कोई ह्यूमन बींग तो है नहीं कि वो आएगा, ना ही पेन कोई ह्यूमन बींग है जो भाग जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट को जब इंसान की क्वालिटीज़ देख करके उनको इस तरह से बुलाते हैं जैसे कि वो वास्तव में जीवित प्राणी हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। ओ जूलियस सीजर thou art mighty earth. This line has been actually taken from Shakespeare's play Julius Caesar. तो जूलियस सीजर की जब डेथ हो जाती है और वो एक स्पिरिट बनकर, आत्मा बनकर के आता है सबसे बदला लेने के लिए, एंड Mark Spretus, when he realizes that Julius Caesar's soul is his spirit actually is roaming around, तो उस वक्त वो बोलते हैं ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी ईयर, तुम आज भी जिंदा हो, है ना। तो स्पिरिट की बात हो रही है, स्पिरिट वी कैन ओनली फील द स्पिरिट, वी कैन नॉट सी द स्पिरिट, ओके। तो इस तरह से वो भी एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसे कि ब्रूटस बुला रहे हैं, मार्क स्प्रेटस बुला रहे हैं। सो ही इज सेइंग ओ जूलियस सीजर नाउ आर्ट माइटी ईयर। सो इन दिस लाइन ऑल्सो personification, apostrophe poetic device has been used because he is actually calling a lifeless person. Break, oh break, 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 break on thy cold grey stones, O sea. अब एपोस्ट्रोफे को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है एपोस्ट्रोफे मार्क्स के साथ, ठीक है। एपोस्ट्रोफे मार्क नॉर्मली आता है एपोस्ट्रोफे में, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी एपोस्ट्रोफे मार्क के बिना भी एपोस्ट्रोफे आता है, जैसे कि इस लाइन में हम देख सकते हैं, इन दो लाइन्स में, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, वी आर कॉलिंग टू ओ सी, द पोइट इज कॉलिंग टू ओ सी, ठीक है, सी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एपोस्ट्रोफे। डिफरेंस बिटवीन पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफे। Personification, we assume lifeless objects or ideas having life, while in apostrophe we call the abstract ideas or objects having life, ठीक है। तो personification में हम ये मान के चलते हैं कि जो lifeless things हैं उनके अंदर जीवन आ गया है, बल्कि उनके अंदर जीवन आ गया है, जबकि apostrophe में हम लाइफलेस थिंग को इस तरह से मानकर पुकारते हैं जैसे कि उनके अंदर लाइफ है। नेक्स्ट कम्स एलिट्रेशन, अ वेरी कॉमन लिटरेरी डिवाइस यू कैन फाइंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ राइटिंग्स, ओके। और इंग्लिश राइटिंग में तो ये एलिट्रेशन, और हिंदी राइटिंग्स में भी आता है, जिसे हिंदी में आप कहते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। So it is kind of anupras alankar, we can say alliteration. And alliteration is a repetition of consonant sound in a sequence of words to give a musical effect to enhance the beauty of our writing. तो alliteration क्या होता है? Alliteration is a repetition of consonant sound. यानी एक ही लाइन में जब बार बार कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। और ये हमारी राइटिंग में एग्जैक्टली म्यूजिकल इफेक्ट लाने के लिए, उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज एक्चुअली में होता है। एग्जाम्पल्स, दिस इज वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल, सैली सेल्स seashells by the seashore. We can notice here S, that is a consonant sound, has been repeated here again and again. SS, Sally sells seashells by the seashore. Now in memories comes my mother. M, that is a consonant letter and consonant sound, it has been repeated here. I stand and look at them long and long. In this line we can notice
L has been repeated. Lock in a concrete cell. अब यहाँ पर देखिए कि लॉक इन अ कॉन्क्रीट सेल, यहाँ पर सी का यूज़ हुआ है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, के, क का, है ना। दूसरी बात ये है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एलिट्रेशन है कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर ही हो। कभी कभी ये इंटरनल एलिट्रेशन भी आ जाता है, यानी जो लाइन के बीच में भी कॉन्सोनेंट साउंड, यानी वर्ड्स के बीच में भी कॉन्सोनेंट साउंड्स आ जाती हैं, तो जब उनका रेपिटेशन हो रहा है वह भी हमारा एलिट्रेशन ही होता है। तो इस लाइन में हम देख सकते हैं, दिस लाइन हैज़ बीन एक्चुअली टेकन फ्रॉम अ टाइगर इन द ज़ू फ्रॉम क्लास 10th बुक। लॉक इन अ कॉन्क्रीट सेल, के साउंड इज repeated here. Okay, so this is alliteration. Then comes assonance. Assonance ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि इस टाइम की जो लेटेस्ट सिलेबस है इंग्लिश का, क्लास 10th का स्पेशली, उसमें assonance का काफ़ी यूज़ हुआ है। Assonance is a repetition of the vowel sound across words within the lines of the poem, creating internal rhythm. यानी कि रिदम एंड राइम ऑल्सो, यानी एसोनेंस जो है वो एक्चुअली वाउल साउंड का रेपिटेशन है। अब देखिए क्या डिफरेंस है, जो एलिट्रेशन होता है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है, और वो कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस भी, इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स भी हो सकता है एंड एट द मिड ऑफ द वर्ड्स भी हो सकता है। लेकिन जो एसोनेंस होता है उसमें वाउल साउंड का रेपिटेशन होता है, लेकिन वो जो साउंड होंगी वो एट द मिड ऑफ द वर्ड्स होंगी। ओके, एग्जाम्पल से समझिए इसे। देखिए, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, टाइम एंड 9, यहाँ पर हम देखते हैं आई का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, सेम साउंड रिपीट हो रहा है। हालांकि इन भी आया है लेकिन इन का जो साउंड है ना, रिदम अलग है, लेकिन टाइम एंड 9 जो है उनका रिदम सेम है, उनका साउंड सेम है, वाउल साउंड, है ना। दूसरा, जो आई वर्ड है, वाउल वर्ड है, वो आई लेटर जो है वो स्टार्टिंग में नहीं आया है, स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से ही हुई है। ठीक है, तो वो सारी लाइंस जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो लेकिन उनके बीच में, उन वर्ड्स के बीच में वो सारे वर्ड्स जो कि कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो लेकिन उनके बीच में वाउल साउंड का रेपिटेशन हो, उसे हम कहते हैं एसोनेंस। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर हम देखते हैं ऑनेस्टी में ओ एंड पॉलिसी में ओ रिपीट हो रहा है, वाउल साउंड रिपीट हो रहा है, लेकिन दोनों जो वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। थर्ड वन इज द सेम एग्जाम्पल, सैरी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। इस लाइन में हम देखते हैं कि यहाँ पर दो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई हैं। यहाँ पर एलिट्रेशन भी यूज़ हुआ है क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन इनकी जो मिड ऑफ द वर्ड्स हैं उसमें वाउल साउंड का रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर इस लाइन में एसोनेंस का भी यूज़ हुआ है। तो हम कह सकते हैं इस लाइन में दो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई हैं, एलिट्रेशन एंड एसोनेंस बोथ। ओके, लेट्स मूव अहेड। Repetition. Next poetic device or literary device comes is repetition. Repetition is the repetition of words, phrases, sentences, or sometimes a complete stanza. And this repetition occurs just because to highlight some particular part of our writing to make the idea clearer and memorable. यानी जो रेपिटेशन होता है उसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे वर्ड्स, यानी कि पूरी की पूरी स्पेलिंग्स, यानी पूरे के पूरे वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस और कभी कभी तो पूरा का पूरा स्टेंजा जो होता है वो रिपीट होता है। ठीक है, रिपीट किस लिए होता है, क्योंकि जो इस तरह की राइटिंग में जो राइटर्स हैं वो एक्चुअली कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, और क्योंकि वो उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, रीडर्स का जो अटेंशन है वो फोकस करना चाहते हैं,
इस वजह से इन वर्ड्स या फ्रेजेस को रिपीट किया जाता है। कई बार तो सिर्फ म्यूजिकल इफेक्ट लाने के लिए, और कई बार क्या होता है कि अपने आइडिया को और क्लियर बनाने के दिखाने के लिए, या फिर लाइंस को मेमोरेबल बनाने के लिए इन रेपिटेशन का यूज़ होता है। रेपिटेशन अक्सर जो हमारी जो पोइट्री, किड्स पोइट्री होती है, उसमें इसका काफ़ी यूज़ होता है, बच्चों को रिदम में पोइट्री सिखाने के लिए, है ना। तो इसलिए, लेकिन कई जो हमारी जो सीनियर सेक्शन की जो राइटिंग्स हैं उसमें भी हमारे रेपिटेशन का कई बार यूसेज हम देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, रेन रेन गो अवे, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड। तो ये भी क्लास 10th की पोइट्री है। तो पिस्टल इन जगह क्या, म्यूजिकल इफेक्ट ऐड करने के लिए, और रीडर्स का जो माइंड है एक्चुअली वो फोकस करने के लिए, या फिर एक कहना चाहिए जो स्टोरी जो भी चल रही है उसमें अचानक से एक सरप्राइज लाने के लिए ये जो वर्ड है पिस्टल, उसका रेपिटेशन किया गया है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड। लेट्स प्रोसीड अहेड। देन कम्स anaphora. Now anaphora is again a repetition. Anaphora is a poetic device in which the writer repeats the same beginning in the form of same words, same phrases, or with the complete clause, chiefly with the purpose of emphasizing the repeated elements and to bring rhythm in writing. तो anaphora जो है उसका भी जो वर्क है वो एग्जैक्टली सेम ही है, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इट इज़ अ पोइटिक डिवाइस इन विच राइटर रिपीट्स द सेम बिगनिंग, यानी कि जब भी किसी राइटिंग में पंक्चुएशन मार्क के बाद कोई भी लाइन जो है वो बिल्कुल सेम ही वर्ड से रिपीट हो रही है या सेम ही फ्रेज से रिपीट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एनेफोरा। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद वन एग्जाम्पल। दिस इज अ पोम that has been taken from class 10th book First Flight, Animals. Animals, a very beautiful poem composed by Walt Whitman. They do not sweat, they do not lie awake, they do not make me sick. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीनों लाइंस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली एक ही फ्रेज से स्टार्ट हुई हैं। they do not and they do not। ठीक है, तो किसी भी पोम में, किसी भी राइटिंग में जब कॉन्टीन्यूस लाइंस जो हैं वो सेम वर्ड से या सेम फ्रेजेस से जब स्टार्ट होती हैं उसको हम कहते हैं एनेफोरा। फोर्थ लाइन में भी हम देखते हैं कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमांडेड। ये लाइन दो क्लॉजेस में बटी है और दोनों क्लॉजेस की जो बिगनिंग है वो सेम ही फ्रेज से हो रही है, नॉट वन एंड नॉट वन। ओके, सो सच काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड एनेफोरा। नाउ डिफरेंस, अब हम देखते हैं कि एलिट्रेशन, एसिनेंस, रेपिटेशन एंड एनेफोरा, इन चारों में ही रेपिटेशन हो रहा है। तो हम किस तरह से पहचानेंगे या किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे इन चारों लिटरेरी डिवाइसेस को। एलिट्रेशन इज एक्चुअली अ रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, while assonance is the repetition of vowel sound within the lines. Repetition is a repetition of phrases, sentences or stanza, while anaphora is a repetition of the beginning of any sentence. जब beginning of the sentence में कोई भी same word से जब beginning हो रही है, same phrases से beginning हो रही है, same lines मतलब different lines की बार बार, तो वहाँ पर anaphora poetic device होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन चारों लिटरेरी डिवाइसेस में। नेक्स्ट कम्स ओनोमैटोपोइया. It is also the easiest poetic device to recognize. In this poetic device, the sound suggests the meaning. यानी जो राइटर्स हैं वो अपनी राइटिंग में कुछ इस तरीके की लाइंस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि कोई म्यूजिकल इफेक्ट दिखाई देता है, कोई भी साउंड का इफेक्ट दिखाई देता है, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स का वो यूज़ करते हैं, ऐसे साउंड वर्ड्स का यूज़ करते हैं कि उन वर्ड्स को पढ़ते ही हम पहचान जाते हैं कि ये किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई बैबल ऑन द बैबल,
This is a very classical line taken from a very famous poem, The Brook, in which the brook is telling its story. I babble on the pebble. brook बोल रही है कि मैं कंकड़ के ऊपर कल कल होकर के चलती हूँ, है ना. तो babble is actually a musical note, we can say a musical sound. Okay, it is sound of a river. Okay, तो एक जो रिवर है जिसे कल कल करके बहती है, तो यहाँ पर जो वर्ड है बैबल एक म्यूजिकल इफेक्ट दे रहा है, एक साउंड सजेस्ट कर रहा है पानी के बहने की. ठीक है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपोइया का यूज होगा. बीज हम, आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, कुकू कू, है ना. तो ये सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं. सो ये सारे कहने चाहिए सेंटेंसेस हैं जिनको पढ़ते ही म्यूजिकल इफेक्ट के साउंड हमें सुनाई देती है, या फिर साउंड को सुनते ही हम पहचान जाते हैं कि किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. तो इस तरीके की लिटरेरी डिवाइस को हम बोलते हैं ओनोमेटोपोइया. ओके, नेक्स्ट कम्स हाइपरबोली. Hyperbole. Now see hyperbole. What is hyperbole? In hyperbole, things are shown as greater or less, better or worse than they really are. Hyperbole हम कह सकते हैं जैसे हिंदी में होता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, है ना. तो जो hyperbole होता है उसमें थिंग्स जो होती हैं उसकी एक्चुअल कंडीशन ना दिखा करके उनको इस तरह से दिखाया जाता है कि जो वस्तुएं हैं या तो उसकी वास्तविकता से कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ करके हैं या फिर कमतर हैं, है ना. ठीक है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी सिचुएशन के बारे में या तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात की जाती है या फिर उसकी एक्चुअल पोजीशन से बहुत घटा करके बात की जाती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स. वो इतना रोई कि पूरा का पूरा सागर भर गया, है ना. Rivers of blood flowed in the battle. That is just impossible. Okay, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बड़ा चढ़ा कर बात की जा रही है. I have not seen him for ages. मैंने उसे युगों से नहीं देखा. 10,000 I saw. 10,000 saw I in a glance. मैंने एक ही नज़र में 10,000 लोगों को देख डाला. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कंडीशंस को या चीज़ों को बड़ा चढ़ा कर के शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस हाइपरबोली का यूज हुआ है. क्लियर. नेक्स्ट कम्स ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन. इन ऑक्सीमोरॉन टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग. ऑक्सीमोरॉन को पहचानना भी बहुत आसान है. एक ही लाइन में हम एक ही बार में हम दो अपोजिट क्वालिटीज को एक साथ शो करते हैं. ठीक है, तो जब भी कभी एक ही लाइन में दो अपोजिट क्वालिटीज, दो डिफरेंट वर्ड्स का यूज करके दो अपोजिट क्वालिटीज को शो किया जाता है वह ऑक्सीमोरॉन होता है. एग्जाम्पल, लाइफ इज बिटर स्वीट. बिटर एंड स्वीट बोथ आर अपोजिट वर्ड्स. ओके, इट इज एन ओपन सीक्रेट. ही इज रेगुलरली इरेगुलर and having nothing, he had all. Okay, उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ था. Next comes enjambment. Now see, enjambment is also a poetic device or literary device that you can find in the latest CBSE syllabus of class 10th actually. Okay, class 10th and 9th also. ओके, 9th एंड 10th के जो लेटेस्ट इंग्लिश सिलेबस है उसमें ये एंजम्पमेंट पोएटिक डिवाइस काफ़ी शो हो रही है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से समझें. इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ लाइन कैरीज द आइडिया ऑन टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूसेज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क एंड एट द एंड ऑफ ईच लाइन एंड द थॉट एंड्स एट द लाइन विच मीट्स द पंक्चुएशन मार्क्स. यानी इस तरह की जो पोएटिक डिवाइस होती है उसमें क्या होता है कि जो लाइन है, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि जो पोएटिक लाइन होती है उसमें जो डिफरेंट लाइंस होती हैं तो हर लाइन के एंड में उसकी जो थॉट होती है वो कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, और उसके एंड में ऑफन कोई भी पंक्चुएशन मार्क होता है, फुल स्टॉप या कॉमा, सेमीकोलन, जो भी होता है. ठीक है,
लेकिन जब भी किसी पोइटिक लाइन्स में at the end of the line if you are not having any kind of punctuation mark और जो थॉट है वो कंटिन्यू रनिंग पोजीशन में चल रही है, यानी कि थॉट उस लाइन में कंप्लीट नहीं हुई है, वो अपनी थॉट को आगे दूसरी लाइन में ले गया है, फिर आगे तीसरी लाइन में ले गया है, ठीक है, और वो थॉट चलती जा रही है कंटिन्यूसली, और जब तक कि जो एंड में पंक्चुएशन मार्क नहीं आया है और जो थॉट है वो एग्जैक्टली बिल्कुल लास्ट में आकर के रुकती है, उस जगह पर रुकती है, चाहे वो सेकेंड लाइन हो या फिर थर्ड लाइन हो या फिर बिल्कुल स्टेंजा का लास्ट भी हो सकता है, जहाँ पर पंक्चुएशन मार्क आता है, मोस्टली वो फुल स्टॉप ही होता है, ठीक है। तो उस लास्ट लाइन पर आकर के जब थॉट हमारी रुकती है तो उस पूरे के पूरे एक्सट्रैक्ट को हम कहते हैं एन्जैपमेंट, यानी कि उस एक्सट्रैक्ट में एन्जैपमेंट पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद वन एग्जाम्पल। द ट्रीज क्लास 10th की ये पोम है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट दैट जो फर्स्ट लाइन है उसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है वो कॉमा से उसका एंड हुआ है, वहाँ पर थॉट क्लियर है। उसके बाद जो लाइन्स है, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड set high, no sun buried its feet in shadow. The forest that was empty all the nights will be full of trees by morning. यहाँ पर सेकेंड लाइन से हम देख रहे हैं कि जो लाइन्स हैं वो कंटिन्यू चलती जा रही है, जो थॉट है कंटिन्यू चल रही है और वो ब्रेक नहीं हो रही है, और उसको वो जो पूरी की पूरी थॉट है वो बिल्कुल लास्ट लाइन के, तो सच काइंड ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड enjambment. Clear? Next comes, this one is the last one, transferred epithet. Transferred epithet is a poetic device in which an adjective is used not with the noun which it normally qualifies, but with some other noun, we can say. See what happens in transferred epithet. Transferred epithet, actually the modifier, the quality is actually shifted to another noun. Normally जो adjective होता है वो अपने noun या pronoun के साथ use होता है, लेकिन जब वो adjective या modifier जो है वो exactly उस noun या pronoun में के साथ ना रखा जाए जिसके लिए वो exactly use हुआ है, बल्कि उस नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है जो कि उस नाउन के साथ जिस या फिर उस प्रोनाउन के लिए जिसके लिए वो मॉडिफायर यूज हुआ है उसके साथ ना रख करके किसी और नाउन पर रख दिया जाता है या किसी और वर्ड पर रख दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई पास्ड स्लीपलेस नाइट yesterday. Okay, I passed sleepless night. Now sleepless is an adjective. Okay, नाइट इज अ नाउन। ओके, तो जो नाइट है वो तो स्लीपलेस नहीं हो सकती है। स्लीपलेस कौन था? वो पर्सन, आई या फिर मैं। समझो कि आई पास स्लीपलेस नाइट यस्टरडे, कल मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। तो यहाँ पर हु पास्ट एक्चुअली द स्लीपलेस नाइट? इट वॉज आई हु पास द स्लीपलेस नाइट, बट द एडजेक्टिव और मॉडिफायर हैज बीन यूज्ड विद द वर्ड नाइट, ठीक है। तो एग्जैक्टली जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए मॉडिफायर का यूज़ होता है, जब उस नाउन या प्रोनाउन के साथ ना यूज़ करके उससे रिलेटेड किसी और वर्ड का यूज़ कर लिया जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से ट्रांसफर एपिथेट इज अ लिटरेरी डिवाइस in which the quality or modifier is shifted to another word just to bring a little bit change in the structure but not in its meaning. सिर्फ स्ट्रक्चर के चेंज के लिए, उसमें एक स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि उसका हमें मीनिंग चेंज नहीं करना है, बल्कि उस लाइन की ब्यूटी को बढ़ाना है, इसलिए हमने ट्रांसफर एपिथेट का यूज़ किया।
I met with a lovely rose yesterday. Okay, I met with someone, I met with a girl who was looking very lovely. So I am not using the word girl. I met a lovely girl yesterday नहीं, बल्कि I met a lovely rose yesterday. Okay, तो यहाँ पर उस गर्ल की क्वालिटी हमने रोज में डाल दिए है. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ? ट्रांसफर्ड एपिथेट. See this one last example. He stalks with his vivid strips the few steps of his cage on pats of velvet quiet in his quiet rage. A tiger in the zoo कौन सी स्टेट लिया गया है? ही यहाँ पर टाइगर की बात हो रही है. जो टाइगर है वो अपने पिंजरे में बंद है और अपने शांत गुस्से के साथ वो यहाँ वहाँ टहल रहा है. So quiet rage. So it is exactly the tiger that is quiet, not the rage. ओके, बट हमने क्वाइट वर्ड जो है वो रेज के साथ यूज़ किया, ना कि टाइगर के साथ यूज़ किया है. तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसफ़र यानी कि जो टाइगर की क्वालिटी है वहाँ कहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई है? रेज में ट्रांसफ़र कर दी गई है. सो दिस इज ट्रांसफ़र एपिथेट हियर. हालांकि यहाँ पर एक और पोएटिक डिवाइस भी है, ऑक्सीमोरॉन भी है, क्योंकि क्वाइट एंड रेज ये दोनों ही अपोजिट वर्ड हैं एक दूसरे के, जो कि एक साथ रखे गए हैं. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है, ऑक्सीमोरॉन एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट. ओके, सो दीज आर सम लिटरेरी डिवाइसेस. ओके, besides these ones there are many more poetic devices. Okay, if you want to learn about those poetic devices or literary devices, you can message me in the comment box below. I will surely make videos on those topics. Okay, so this is for today. Meet you soon with my next chapter in my next video. Till then, goodbye.